हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट नंबर 3 में। इससे पहले हमने हमारे चैनल के ऊपर यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीटेड अपलोड करा हुआ है। यूनिट नंबर 3 का इससे पहले हमारा एक और वीडियो अपलोडेड था फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा, जो बेसिक चीज़ें हैं दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स उनके बारे में देखा है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, उसका ग्राफ और ये सब चीज़ों के बारे में हमने उसमें देखा था। तो आज हम उसमें मैंने डिस्कस करा था पास्कल्स लॉ, जिसका डेरिवेशन मैंने नहीं बताया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन। और इसी वीडियो में हम अपना वेंचुरी मीटर को भी लेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बर्नौली का एक न्यूमेरिकल। और वेंचुरी मीटर एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा पार्ट है जो कई बार एकेटिव पूछ भी सकता है ना। रिसेंट ईयर्स में तो अभी वेंचुरी मीटर से नहीं आया है, बट अगर इन फर्दर फ्यूचर आता है तब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहला है इसका पार्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, पास्कल्स लॉ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पास्कल्स लॉ कुछ नहीं बल्कि सिंपली ये कहता है कि द टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखेंगे तो वो इक्वल रहेगा। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए है कंसीडर स्मॉल प्रिज्म। मान लीजिए आपने एक प्रिज्म मान लिया है, एक 3D फिगर मान लिया, ठीक है, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। क्लियर है? जिसकी थिकनेस है टी, दैट इज कि मैं अगर इस पार्ट की थिकनेस बोलूँ तो वो टी है, इस पार्ट की थिकनेस टी है और इस पार्ट की थिकनेस टी है, ये जो नीचे की तरफ है। क्लियर है? मतलब ए से बी और ए डैश बी डैश के बीच में जो थिकनेस है वो टी है, दैट इज टी मैंने थिकनेस बोल दिया है। प्रूफ क्या करना है? P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3। नाउ फर्स्टली वी विल अप्लाई द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए पहले मुझे ये वाला जो फोर्स P3 लग रहा है वो इसके ऊपर नॉर्मली लग रहा है ना भाई। अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो इस सरफेस पे P3 कैसे लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे जैसे कि हम क्लास 11th में करते थे, फोर्सेस को रिजॉल्व करते थे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम जैसे इस तरीके से बनाते थे। तो देखिए, अगर हम P3 को रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा भाई। ये हम बिल्कुल कॉमन सेंस से देख चुके हैं, जहाँ पे हमने 11th क्लास की जो आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर नहीं भी पता है तो कुछ नहीं करना है आपको। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं P3 cos थीटा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं P3 sin थीटा। एंगल के साथ वाला P3 cos थीटा, एंगल जो बिना एंगल के है दैट इज sin थीटा। इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हो। क्लियर है? तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी चीज़ें हॉरिजॉन्टल में है हम उनको इक्वेट करेंगे। तो P3 sin थीटा देखो P2 के साथ इक्वेट हो जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। और एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? L इनटू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर अगर हम इस साइड की बात करें तो P3 sin थीटा, अब एरिया इसका क्या हो जाएगा? दैट इज इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस। तो अगर मैं इसकी लेंथ AC ले लूँ तो मैं A डैश C डैश भी ले सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने AC ले लिया और इंटू टी कर दिया, AC इंटू टी। सिमिलरली अगर मैंने अब मैंने क्या करा है, एक तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इस फिगर को लेके चल रहा हूँ, इस वाली फिगर को, जिसमें मैंने C ले लिया है, A ले लिया है और B ले लिया है, और इसके ऊपर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ फोर्सेस को। क्लियर हो गया है? तो AC इंटू जो भी इसकी थिकनेस पीछे की तरफ थी दैट इज थिकनेस, वो T है। क्लियर हो गया? सिमिलरली अब जब मैं इस तरफ देखूंगा तो P2 इंटू, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो BC इंटू टी हो जाएगा। T से T थिकनेस कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? P3 sin थीटा इंटू AC इक्वल्स टू P2 इंटू BC आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखूँ, इसी ट्राइंगल ABC में देखूँ तो इन ट्राइंगल ABC कैसा है? 90 डिग्री पे है भाई। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, मैंने प्रिज्म कंसीडर करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा लग जाएगा भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब लगते हैं? जब 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा BC अपॉन में AC, दैट इज हम ऐसे बोलेंगे इसे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है भैया। आप बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर BC अपॉन में AC हो जाएगा। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज हो गई। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर? सो इक्वेशन, अब यहाँ से मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहाँ से जो BC अपॉन में अगर मैं इस AC को नीचे ट्रांसफर करूँगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो P3 sin थीटा इक्वल्स टू P2 इंटू BC अपॉन AC, क्योंकि BC मैंने ये वाला जो AC है वो AC को नीचे कर दिया तो AC नीचे आ गया। तो BC अपॉन AC ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर, तो साइन थीटा के बराबर रख दिया। सिमिलरली P3 sin थीटा, अब साइन थीटा कट जाएगा तो P3 P2 के बराबर आ गया। पहला पार्ट इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर A। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। अब क्या करेंगे? इससे पहले हमने कौन सा लगाया? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगाया। अब पेपर में क्या लगाएंगे आप? वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में देखिए, अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या आएगा? P3 cos थीटा आएगा, इंटू इसकी थिकनेस आएगी और इंटू इसकी लेंथ आएगी। तो इधर मैंने AC ले लिया क्योंकि मैं इसी ब्लॉक को कंसीडर करके चल रहा हूँ, 2D फिगर इसका ले लिया है तो AC ले रहा हूँ, लेंथ इसकी AC ले ली है। और जब मैं इधर की बात करूँगा तो P1 इंटू AB इंटू टी हो जाएगा। तो देखिए वही मैंने इधर लिखा है कि P3 cos थीटा इंटू AC इंटू टी और P1 इंटू AB इंटू टी से टी कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब AC अपॉन में अगर मैं AB करूँगा तो वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसमें देखूँ तो देखिए थीटा, इसका cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया? AB और हाइपोटेन्यूज AC। तो AB अपॉन में AC किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? cos थीटा को। तो यहाँ से मैं अगर मैं AC को इधर ट्रांसफर करूँगा तो मैं इसको cos थीटा लिख सकता हूँ। तो देखिए वही मैंने लिखा है AB अपॉन AC इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो P3 इक्वल्स टू P1 आ गया। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B को देखूँ तो देखिए P3 अगर P2 के बराबर है और P3 P1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जो है वो P2 के बराबर भी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियरली है, बिल्कुल कॉमन सेंस चीज़ें कह रहा हूँ मैं।
तो अब देखिए मैंने क्या कर दिया है, फिर मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी मैंने क्या लिख दिया, P1 जो है वो P2 के बराबर है और वही मेरा P3 के बराबर है। यहाँ से मैंने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस तरीके के प्रूफ जो है आपको आता है, मतलब अगर आपसे आता है स्टेट पास्कल्स लॉ, और कई बार ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ है। अगर मैं 2021-2022 सेशन की बात करूं तो उस सेशन में ये आया हुआ है स्टेट पास्कल्स लॉ, इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच होकर आया था। फिलहाल अगर आपसे ये 10 नंबर में पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली आप इसका पास्कल्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे, उसका पूरा फिगर बनाएंगे और इसके साथ इसका डेरिवेशन कैरी आउट करेंगे, क्योंकि 10 नंबर्स के भाई 10 नंबर आपको कोई ऐसी अवार्ड नहीं कर देगा, आपको उसके लिए कंटेंट रेलिवेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बर्नौली इक्वेशन। क्लास 11th में आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से करा होगा। अगर आपने जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है तो वहाँ पर भी आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन करे होंगे। नहीं करे हैं तो फिलहाल अगर हम इस लेवल की भी बात करें AK2 के लेवल के लिए तो बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल प्रूफ इसका आता है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम आपको इसमें डिस्कस कर देंगे, जहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है हमारा बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन होती है बिटवीन द प्रेशर, वेलोसिटी एंड द एलिवेशन एंड इज वैलिड इन द रीजन ऑफ स्टीडी। क्योंकि हम यहाँ पे क्या मानते हैं, जो फ्लूइड फ्लो है यहाँ पे हम उसे स्टीडी मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो मानते हैं, और जहाँ पे जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो नेग्लिजिबल हैं। क्लियर हो गया है, क्योंकि हम एक आइडियल फ्लूइड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हम क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन होता है ये प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बर्नौली थ्योरम का। तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट दैट इन स्टीडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, स्टीडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो टोटल एनर्जी रहती है किसी भी एक पॉइंट पर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है एक तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। और ये जो टोटल एनर्जी होती है इसमें प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को कई बार डेटम एनर्जी भी कहा गया है, तो इस तरीके से अभी आप रिमेंबर रख सकते हैं। बाकी अब डेरिवेशन की बात करते हैं। तो देखिए डेरिवेशन में लेट अस कंसीडर अ कोनिकल पाइप। अब देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो आपको एक कोनिकल पाइप कंसीडर कर चलना। अभी मैं इसका पूरा फिगर दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देखिएगा। लेट अस कंसीडर अ कोनिकल पाइप वेयर वी हैव द टू सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन। ठीक है, एक कोनिकल पाइप आपको कंसीडर कर लेना है, दो सेक्शन इसके पाइप के इमेजिन कर लेने हैं, एक सेक्शन 1 दूसरा सेक्शन 2 फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है सेक्शन 1 से 2 की तरफ। क्लियर है, H1 इसकी हाइट है सेक्शन 1 की, H2 इसकी हाइट है सेक्शन नंबर 2 की। जहाँ पे V1 और V2 हमारी काइनेटिक एनर्जी को ना, V1 V2 हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि V1 और V2 काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि ये वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी हम इनका हाफ mv² से करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कट कर सकते हैं, ये लिखेंगे कि वेलोसिटी एट द रेट सेक्शन 1 और 2 को रिप्रेजेंट करेगी, P1 P2 प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा एट द रेट सेक्शन, दैट इज एट द रेट क्या है कि वो उस सेक्शन 1 के लिए और 2 सेक्शन के लिए वो दिखा रहा है प्रेशर को। क्लियर है, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले हमने क्या लगाया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस्तेमाल करा है, जो हमारा इसके ऊपर बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अभी हमने क्या देखा था स्टेटमेंट में, वहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा था, तो बस वही करेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड प्लस इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो वर्क को मैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पी लिखता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसमें वर्क निकालूंगा, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, तीनों को इक्वेट करके, दैट इज मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वेट करके मैं उससे एक रिजल्ट निकालूंगा। अभी मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है, टोटल वर्क क्या है, W इक्वल टू W माइनस W2। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर आप फिगर को नोटिस कर रहे हो तो W1 दैट इज जो वर्क इसमें हो रहा है वो क्या है, प्रेशर इनटू दैट पर्टिकुलर जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो मान लीजिए A1 उसका एरिया है, मान लीजिए मैं इधर A1 एरिया दे रहा हूँ और A2 उसका एरिया दे रहा हूँ। तो A1 इंटू V1 ये इसके पर्टिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना इसने वाटर ने डिस्टेंस कवर करा है इधर, और वही उधर भी रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने जो वेक्टर लगा दिया वो सिंपली ये इसलिए दिखाने के लिए लगा दिया है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे V है या यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसलिए V1 जो है वो वेलोसिटी को वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो W क्या हो गया हमारा, P1 A1 V1 वेक्टर माइनस P2 A2 V2 वेक्टर। वेक्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी एग्जाम में दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई वो V2 है या वो V1 है, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ी थी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, और इन सब में वही हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लो ये सब कंडीशंस लगती हैं और ये कांस्टेंट के बराबर है। तो अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं P1 माइनस P2 कर सकता हूँ, A1 V1 A2 V2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से P1 माइनस P2 जो है वो मेरा V के बराबर आ गया। अब यहाँ पे ये जो A1 इंटू V1 है, मैंने क्या बोला था, ये एक तरीके से उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कितना वॉल्यूम जो है मेरा वाटर फ्लो कर रहा है, कि कितना उसने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं इसको P1 माइनस P2 इंटू V लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया, तो मैं ये यहाँ जो V है वो मेरा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वो वेलोसिटी नहीं रहा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने पहला पार्ट निकाले, दैट इज W इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू V। अब क्या करेंगे, इस पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ m V1 स्क्वायर, दैट इज हाफ m, भाई क्या होता है हाफ m V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए
अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, हम जब अगर 2 पॉइंट पे देखेंगे तो 2 पॉइंट पे क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर है, और फर्स्ट पॉइंट पे हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो दोनों का माइनस कर दिया मैंने एक ही लाइन में, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, तो एम जी एच टू माइनस एच वन, क्लियर है। तो बस इस तरीके से लिख दिया। अब इस सारी वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर दिया है। तो देखिए पी वन माइनस पी टू वी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस एच वन, ठीक है, वही इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब कुछ नहीं करा, इस पूरी इक्वेशन को वी से डिवाइड करा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो मेन स्टेप है, अब इसके बाद ये जो मैंने वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा, इससे एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो पूरी की पूरी को वॉल्यूम से डिवाइड करने पर मेरे को क्या मिला, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करा है, वॉल्यूम से डिवाइड करा है, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है। तो मैंने देखिए अगले स्टेप में इसको रो लिख दिया, यहाँ से वॉल्यूम कट गया, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। एम अपॉन वी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, तो रो से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं पी वन वाली सारी टर्म्स को एक साइड ले लूँ, जिसमें वन वाली सारी टर्म्स को एक साइड ले लूँ, टू वाली सारी टर्म्स को उस साइड ले लूँ, तो देखिए ये वाली जो टर्म है वो इसके बराबर हो जाएगी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि पी वन जो है वो मेरा हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो रहा है, पी वन इधर आ गया, प्लस ये जो हाफ रो वी वन, दैट इज यहाँ पे आएगा हाफ रो वी वन स्क्वायर, ये हमारा इस तरफ आएगा प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, क्लियर है। और यही अब यहाँ पे जो रो जी एच वन है वो माइनस की साइन से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सिमिलरली पी टू वाली सारी टर्म्स को साइड शिफ्ट करूँगा तो पी टू वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव में चली जाएंगी, मतलब इधर टू वाली सारी टर्म्स, क्लियर है। तो ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर हो गई, कांस्टेंट के बराबर। अब ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आपको तीनों फॉर्म ड्राइव करके आनी, जिसमें से ये पहली फॉर्म है, जिसमें हमने क्या करा, पूरी जो फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब ये जो फॉर्म आती है इसको हम बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, और जिसमें हमारी पहली टर्म रिप्रेजेंट करती है स्टैटिक प्रेशर को, दूसरी टर्म रिप्रेजेंट करती है डायनामिक प्रेशर को, और थर्ड टर्म रिप्रेजेंट करती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल था। अब हमने क्या करा है, जो भी हमारे पास इक्वेशन आई थी उसे हमने, जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो हमारी सबसे मेन इक्वेशन होती है, जनरली वही यूज हो जाती है, बट हमें इसकी तीनों फॉर्म ड्राइव करनी पड़ेंगी। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करा, उस पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर दिया। तो पहले वॉल्यूम से करा, अब रो से करेंगे। तो रो से जब करा तो पी वन अपॉन में रो हो गया, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन में रो, प्लस रो जी एच अपॉन में रो से रो कट गया, रो से रो कट गया, यहाँ से आ गया पी अपॉन में रो प्लस हाफ वी वन स्क्वायर, यहाँ v1 करेंगे, यहाँ पे भी v1 करेंगे, और यहाँ पे भी h1 करेंगे, ठीक है, प्लस gh1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर टू वाली साइड होगी तो आप टू कर देंगे हर जगह, क्लियर है। ये जो फॉर्म आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, ये जो फॉर्म आ रही है वो हमारी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिसमें पहली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को, दूसरी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है काइनेटिक एनर्जी को, और थर्ड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी को, क्लियर है। थर्ड है हमारे पास, अगर मैं इसी पूरी इक्वेशन को फिर से जी से डिवाइड कर दूँ, इसी पूरी इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन आई है उसको थर्ड से जी से डिवाइड कर दूँ, तो पहले मैंने किससे करा, वॉल्यूम से, फिर रो से, और फिर जी से कर रहा हूँ। तो जी से डिवाइड करने पर जब मैं फॉर्म निकाल रहा हूँ उसको बोलता हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेड, और जिसमें पहली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर हेड को, दूसरी काइनेटिक हेड को, और थर्ड है पोटेंशियल हेड को। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एक ईजी तरीके से हमने इसको निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डेरिवेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस बर्नौली इक्वेशन की कहाँ पे है, तो एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन की पिटॉट ट्यूब में, सेकंड है स्टैग्नेशन ट्यूब में, थर्ड है डिस्चार्ज में। तो ये सारी कुछ एप्लीकेशंस हैं। कार्बोरेटर, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में या सेकंड यूनिट में हमने कवर करा कि कार्बोरेटर क्या होते हैं, जो मिक्स करते हैं इन सब चीज़ों को, किसको, जो हमारा फ्यूल होता है, जो पेट्रोल इंजन में जो हमारा फ्यूल होता है और एयर होता है उसका मिक्स ही तो करते हैं कार्बोरेटर, पेट्रोल को उस जब इंजन में देते हैं, क्लियर हो गया। तो वहाँ पे ये कार्बोरेटर का इस्तेमाल है, और जब ये मिक्स कर रहे हैं तो ये फ्लूइड के साथ डील कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स उनके अंदर लग रहा है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन किस में आ गई, बर्नौली, मतलब बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन हो गई कार्बोरेटर, ठीक है। पंप, फ्लो सेंसर, इजेक्टर, इन सब में इसका इस्तेमाल है। बाकी पिटॉट ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे के ऊपर 2 मार्क्स में पूछ लिया था कि व्हाट इज यू मीन बाय पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब के बारे में आपको चेक करना है, बल्कि ये होता कुछ नहीं है, बल्कि ये वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस होता है, ठीक है, रेट मेजर करता है वाटर का, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें बहुत डीप में उसके बारे में नहीं लिखा है, सिर्फ पिटॉट ट्यूब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस। अगर मैं जैसे कि अगर मैं इन फ्यूचर इसके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, नोट्स का आपको लिंक वहाँ पे अपडेट मिलेगा, क्लियर है। और उसमें हो सकता है मैंने एंड में ऐड कर दी हूँ पिटॉट ट्यूब के नोट्स, ठीक है। पिटॉट ट्यूब का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, आप उसे समझ लीजिएगा, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा, विद डायग्राम आपको पता होना चाहिए। बाकी एक इसमें पार्ट आता है ओरिफिस मीटर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने वेंचुरी मीटर को कवर करा है, क्योंकि ओरिफिस मीटर भी एक तरीके से एक एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, ठीक है। तो वो भी अगर मैं कवर करूँगा लास्ट में, अगर कभी मैंने इसमें अगर इन फ्यूचर अगर मैं इसमें नोट्स अपलोड करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, एंड में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसमें लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी, पहला है इसका नो हीट ट्रांसफर होता है, सेकंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, ठीक है, थर्ड है नो शाफ्ट वर्क होना चाहिए, फोर्थ फ्रिक्शनलेस फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, फ्लो अलोंग स्ट्रीमलाइन। ये सब जो इसकी कंडीशंस हैं वही इसकी लिमिटेशंस हो गई हैं, क्योंकि इन्हीं सब कंडीशंस में ही तो लगेगा बर्नौली इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्लियर है। अब इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा सारा कंसेप्ट जितना अभी तक लगाया है।
तो देखिए समझते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड at section 1 and 2 respectively the rate of flow is 35 liters per second. The section 1 is 6 meter above, section 2 is 4 meter. If the pressure at section 1 इतना है, find the intensity of pressure at section number 2, यही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे P1 दिया हुआ है, 6 मीटर इसकी हाइट दिया हुआ है, डायमीटर इसका दिया हुआ है, D2 इसका दिया हुआ है 4 मीटर और रेफरेंस लाइन, ये मैंने रेफरेंस लाइन मान ली, रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट 6 मीटर ऊपर ले ली है, इसकी हाइट मैंने 4 मीटर ऊपर ले ली है। और वाटर कहाँ से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो कहीं से भी आप इमेजिन कर सकते हो, फर्स्ट से 2 की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए अब गिवन डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें प्रेशर निकालना है P2 पर, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मान ले रहे हैं हमने फ्लूइड फ्लो इस तरफ माना है, तो कुछ भी तरफ मान सकते हैं। तो गिवन डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, तो आप कुछ भी मान सकते हैं कि फर्स्ट से 2 या 2 से 1 की तरफ। तो इसको मैंने बोल दिया सेक्शन नंबर 1, इसको बोल दिया सेक्शन नंबर 2। अब देखिए सेक्शन नंबर 1 में हमें D1 क्यों दिया गया है, D1 दिया गया है एरिया निकालने के लिए, और एरिया से क्या आ जाएगा, इसका एरिया से इसकी वेलोसिटी निकलती है, और वेलोसिटी का हमें यूज़ है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले डायमीटर हमें दिया हुआ है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्जन सिंपल है, बिल्कुल ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, आप सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। A1 की वैल्यू बात करेंगे तो πd²/4, तो A1 क्या होता है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर डायमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो πd/2 हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और d/2 का होल स्क्वायर दैट इज d²/4, तो πd²/4। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.0314। क्लियर है। क्यू जो दिया हुआ है, क्यू क्या है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इसके फ्लो रेट को, दैट इज 35 लीटर्स पर सेकंड। अब यहाँ पे लीटर को आप अगेन मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, सारी क्वांटिटी मीटर्स में चल रही हैं, और ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब से कर दिया है हमने। डिवाइड बाई सेकंड बात देखी है, तो वो कितना आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। तो फ्लो रेट हमने मीटर क्यूब पर सेकंड निकाल लिया। अब मैंने क्या बताया कि डायमीटर क्यों दिया गया है, डायमीटर इसलिए दिया गया है, पहले आप एरिया निकालें, फिर आप इसमें फ्लो रेट निकालें, दैट इज फ्लो रेट को सिंप्लीफाई करें, और फिर यहाँ से आप वेलोसिटी निकालें। तो देखिए A1 आपके पास आ गया है, Q आपके पास दिया हुआ है, V1 की वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो V1 की वैल्यू आ गई। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल दिया है। P1 की वैल्यू जो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई थी, उसको भी अगेन मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, तो 1 में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूँगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, तो 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी मीटर स्क्वायर में जाएगा ये। क्लियर है, तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ गई, इतने हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से V1 आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ वो डेटा है जो गिवन है, उसको मैं लिख रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो आपको करना है इसमें सिंपल। तो V1 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हाइट दिया हुआ है तो वो 6 मीटर हो गई। रो की वैल्यू मैंने क्यों लिखी है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि रो की वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब फॉर वाटर ध्यान रखिएगा, और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है फॉर एयर। क्लियर है। सेक्शन 2 के लिए बात करते हैं, तो ये तो सेक्शन 1 का काम था। अब सेक्शन 2 के लिए देखिए जो डायमीटर दिया हुआ है, सेक्शन 2 के लिए जो डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है, दैट इज 0.10 मीटर हो गया है। जो एरिया दिया हुआ है दैट इज πd²/4। क्लियर है, दैट इज 3.14, मैंने सिंप्लीफाई करा है, यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, H2 की वैल्यू निकाल दी है, P2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे P1 की वैल्यू दी हुई थी, P2 की वैल्यू यहाँ निकालनी है, ठीक है। सारा कंटेंट अब मुझे पता चल गया। अच्छा दूसरी चीज़ V2 जो मैं यहाँ से निकालूंगा, Q/A2 करूँगा, तो Q की वैल्यू देखो वही है भाई, Q की वैल्यू मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा, ये वाली मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइड कर दूँगा एरिया से, एरिया जो इसका आया है। क्लियर है, V2 की वैल्यू आ गई यहाँ से। क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम इजी है पार्ट। डायमीटर से एरिया निकाला, एरिया से हमने क्या निकाल दिया, इसकी वेलोसिटी निकाल दी, बात एक ही है। और हाइट दी हुई थी तो हमने लिख दिया प्रेशर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे बर्नौली इक्वेशन का। देखिए हमने क्या करा है, इसमें बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करा है। तो P1 पहली वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, जो हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया था, P1 + ½ ρV1² + ρgH1 = P2। अब P1 की वैल्यू में P1 पुट करना, रो की वैल्यू आपको बता दी 1000 kg पर मीटर क्यूब इस्तेमाल करना है। V1 की वेलोसिटी जो भी आई थी वो इस्तेमाल करेंगे, रो की वैल्यू अगेन 1000, G की वैल्यू 9.8 से इस्तेमाल करिएगा अगर नहीं दी हुई है, अदरवाइज कई बार दी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। बहुत एक्यूरेसी के लिए कुछ मत करिएगा, 9.81 इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल 9.8 इस्तेमाल होती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी की वैल्यू जो भी इस्तेमाल करें मेंशन कर दीजिएगा कि आप जी की वैल्यू को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर में हर चीज़ मेंशन करनी चाहिए। क्लियर है। H1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो आपको दी हुई है, ठीक है। वही काम आपको इधर भी करना है। P2 की वैल्यू आपको पता नहीं है तो P2 की वैल्यू निकालनी है, वो आप निकालेंगे सिंप्लीफाई करके। रो की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी रो G H2 सबकी वैल्यू पुट करेंगे जो भी आपने निकाल दिया, और सॉल्व कर लेंगे P2 की वैल्यू के लिए। सिंपल है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आंसर अगर हो सके तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर एक एप्लीकेशन ही है, मैंने आपको बताया बर्नौली इक्वेशन की 3 एप्लीकेशन है मेन इस चैप्टर में, दैट इज पिटॉट ट्यूब, ओरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर को हम डिस्कस कर लेंगे। ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो उसको मैं अलग से नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मुश्किल से आधे पेज का वो दोनों कंटेंट है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें वेंचुरीमीटर को डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो रेट और द डिस्चार्ज। ये क्या करता है, फ्लो रेट को मेजर करता है, डिस्चार्ज को मेजर करता है। वेंचुरीमीटर हमारा एक शॉर्ट पाइप होता है जिसमें हमारा 2 कोनिकल पार्ट होते हैं, जिसमें एक शॉर्ट स्मॉल पोर्शन होता है जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या हुआ है, मैंने इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया कि ये पाइप है, यहाँ पे ये एकदम से रैपिड कन्वर्जिंग कोन होता है, ये इसका थ्रोट होता है, ये इसका एकदम से डाइवर्जिंग कोन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस रैपिड कन्वर्जिंग कोन के बाद जो एक डाइवर्जिंग कोन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, एकदम से बहुत इंक्रीज नहीं हुआ है। क्लियर है भाई, यहाँ पे देखो एकदम से रैपिड कन्वर्ज हो गया, यहाँ पे एक हल्के हल्के ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिससे आपकी एनर्जी लॉस मिनिमाइज हो सके। क्लियर है, तो यही मैंने अगली लाइन में लिख दिया है, आफ्टर रैपिड कन्वर्जिंग कोन देयर शुड बी ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और डाइवर्जिंग कोन टू मिनिमाइज द रिड्यूस द एनर्जी लॉस। मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एनर्जी लॉस को, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये इसका पर्टिकुलर डायग्राम है। अगर वेंचुरी मीटर के बारे में आता है तो वेंचुरी मीटर के बारे में आपको इतना कंटेंट लिखना है, डायग्राम बनाना है और इसका डेरिवेशन भी आप कैरी आउट कर सकते हैं। वेंचुरी मीटर डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल अब हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब देखिए हमें पता है बर्नौली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन है, यहाँ पे हमने Z1 को, देखिए यही वही इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने इसको Z1 लिख दिया है, Z1 लिख दें, H1 लिख दें, क्योंकि कई बुक्स में इसको Z1 नाम दिया हुआ है। Z1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H1 और H2 बराबर है, तो यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया Z1 इक्वल्स टू Z2। तो देखिए Z1 इक्वल्स टू Z2 लिख दो या H1 इक्वल्स टू H2 लिख दो। बात है कि अगर मैं इसको काट के H1 लिखा है, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया था कि क्योंकि कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो H1 जो है वो H2 के बराबर हो गया। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है कि भाई H1 वाली टर्म्स जो है वो दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? तो देखिए इस फिगर में क्या हुआ है, ये जो H1 है वो H2 के बराबर ही तो है। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लूँ तो ये H1 H2 के बराबर है। क्लियर है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होती है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये बताना भूल गया था, मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो फ्लूइड होती है वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होती है, जिसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। ठीक है, इसको थ्रोट बोलते हैं। तो बस ये जो चीज़ मैं बताना भूल गया था वो मैंने बता दिया है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप एज्यूम कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो देखो H1 H2 बराबर है, तो अब वही कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने वही कंडीशन का इस्तेमाल करा है, H1 H2 के बराबर है, तो H1 से H2 कट गया। क्लियर, अब बचा P1 अपन में रो जी। तो कुछ नहीं करा, मैंने P वाली साइड टर्म्स को एक साइड ले लिया, वेलोसिटी वाली साइड टर्म्स को एक साइड ले लिया। अब ये जो वेलोसिटी वाली टर्म्स होती हैं ये और ये जो है P1 माइनस P2, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड्स। ये डिफरेंस किसका है? प्रेशर हेड्स का डिफरेंस है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 and 2 एंड इट इज इक्वल टू H। और ये जो प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है ये H के बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये H के बराबर होता है या हाइट के बराबर होता है। तो हाइट जो आ जाएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? इस पूरी क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या लिखता हूँ? H लिखता हूँ। तो देखिए मैंने H लिख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो A1 V1 A2 V2 के बराबर, तो V1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पे V1 क्या है? वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम नहीं है। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 अपॉन में A2 V2 अपॉन में A1। कुछ नहीं करेंगे, इस V1 की इस वाले V1 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यही मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया? H अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में 2G कॉमन ले लिया, तो बन गया 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर बच गया। क्लियर है, अब यहाँ से क्या करा? मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट, मतलब अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आ गया। V2 से अंडर रूट ले लिया, इधर से स्क्वायर हटाया, अंडर रूट ले लिया। 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, अंडर रूट हटाऊंगा तो देखो रूट 2GH पे रह जाएगा, A1 स्क्वायर का A1 आ जाएगा अपॉन में इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये जो हमारी क्वांटिटी आ रही है ये V2 की वैल्यू आ रही है, बट ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसमें? A1 इंटू V1 निकालना। दैट इज मैं इसमें क्या निकालूंगा? डिस्चार्ज निकालूंगा, जो मेरा Q है A2 इंटू V2 है, नॉट A1 इंटू V1, दैट इज A2 इंटू V2, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज ही तो निकालना है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट पे जो भी डिस्चार्ज है, जो भी फ्लो रेट है, तो वो मुझे पता लगेगा। तो Q इक्वल्स टू A2 इंटू V2 हो गया। तो A2 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करी है वो ये आ गई। तो यहाँ से जो Q का फॉर्मूला आया, ये Q की वैल्यू आ गई। लेकिन ये जो Q होता है, ये जो फ्लो रेट होता है या ये जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होता है। और क्वेश्चंस में कई बार आपको इसमें एक क्वांटिटी मेंशन होकर आती है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। तो उस केस में जो हमारा एक्चुअल जो क्यू एक्चुअल होता है उसका मल्टीप्लाई सिर्फ CD से करना होता है, जहाँ पे CD रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को, बाकी वही फॉर्मूला रहता है, ये क्यू एक्चुअल होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर विद द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसको लिख देंगे। तो डिस्चार्ज कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया गिवन CD इक्वल्स टू 0.98। आगे बढ़े, इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें डेंसिटी दी हुई है, तो हमने लिख दिया रो ऑफ लिक्विड दैट इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़े, द पाइप डायमीटर एट एंट्री एट द वेंचुरी मीटर इज 75 mm। अब ये जो 75 mm दिया हुआ है इसको मैंने नाम दे दिया D1, दैट इज 75 mm, इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड यूनिट्स में। क्लियर है, आगे बढ़े, एंड वेंचुरी थ्रॉट हैज एन एरिया ऑफ 1000 mm स्क्वायर। एरिया तो इसको मैंने नाम दे दिया A2 एरिया, क्योंकि ये सेकंड एरिया दैट इज सेक्शन 2 को रिप्रेजेंट करा था। तो A2 की वैल्यू आ गई 1000 mm स्क्वायर, दैट इज 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कैसे पता लगा? कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं। तो 1 mm स्क्वायर में कितने हो जाएंगे भाई? इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ की पावर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर ही तो करा है दोनों साइड। तो अब ये इसको मैं क्या लिखता हूँ? 10⁻⁶ लिखता हूँ, 10⁻⁶। अब देखो इसका अगर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 0 तो ऐसे ही चलेगा, 3 0 वैसे लग जाएंगे। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया 1 × 10⁻⁻3। क्लियर हो गया, बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ से मैंने A2 लिख दिया। आगे बढ़े, इफ द फ्लो रेट इज 0.011 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो देखो फ्लो रेट मैंने लिख दिया Q इक्वल्स टू 0.011। डिटरमाइन द हाइट डिफरेंस, यहाँ पे मुझे हाइट डिफरेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला अलग होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
फिलहाल अभी हमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट डिफरेंस कनेक्टिंग द थ्रॉट एंड टेक द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी। मर्करी की डेंसिटी आपको दी हुई है, दैट इज HHg। एस जो है वो आपको रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 13.6। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी कि यहाँ पे अब जो मैंने रो दिया हुआ है तो रो से मैंने SL निकाला है। अब ये SL क्या है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी मर्करी की आई है वैसे ही आपको इस लिक्विड की भी निकालनी पड़ेगी। और अभी मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर में जो हमने इसमें डिस्कस करा था, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दैट इज डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड में लिक्विड में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, मैंने बताया था। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर तो वही फ्लूइड रखनी है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में किसको इस्तेमाल करेंगे, वाटर को, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी हमने देखा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1.03 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से SL आ गया। अब इसका यूज़ कहाँ है SL का और SHG का, इसका भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम वेंचुरी मीटर का वो जो फॉर्मूला है एक डिस्चार्ज वाला वो इस्तेमाल करेंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे H निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट नहीं दी हुई है। तो देखिए हमने क्या करा, टू कैलकुलेट द हाइट डिफरेंस सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से ये H। तो देखो Q जो है वो, क्योंकि यहाँ पे H हाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वो H अलग है और ये H अलग है, ठीक है। तो Q इक्वल्स हो गया CD इक्वल्स टू A1 इंटू A2 अपॉन में A1 A स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, माइनस A1 A2 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो A1 की वैल्यू π/4 D1 स्क्वायर, क्योंकि D1 की वैल्यू दी हुई थी, पुट करके यहाँ से मीटर स्क्वायर में फॉर्मूला स्टैंडर्ड निकाल लिया। Q1 की वैल्यू दी हुई यहाँ से पुट कर दी, CD की वैल्यू दी पुट कर दी, A1 की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल दी, A2 की वैल्यू मैंने अभी सिंप्लीफाई करी थी 1 इंटू 10⁻³ क्लियर है, वहाँ से रख दिया। √2 जी की वैल्यू नहीं दी हुई तो 9.8 इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे क्वेश्चन में कि आपने जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करी है, इंटू H आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे √ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √ऑफ 4.4178 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर है, मतलब वैल्यूज़ कहीं ना कहीं मैंने पुट करी हैं। तो H की वैल्यू आ जाएगी 6.092 मीटर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ से आपने H की वैल्यू निकाल ली। अब हाइट डिफरेंस की बात करूँ तो वो है H इक्वल्स टू X ब्रैकेट में। अब यहाँ से जो S है X है ये हाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है मर्करी की डिवाइड होता है लिक्विड से -1, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ से जो डेंसिटी का डिफरेंस आएगा तो H की वैल्यू आपने पुट कर दी है, डेंसिटी कह रहा हूँ, हाइट का जो डिफरेंस आएगा दैट इज X इक्वल्स टू बाकी 13.6 डिवाइड 1.03 -1, जो आंसर निकालोगे तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 0.4992 मीटर्स। क्लियर है। तो ये एक स्टैंडर्ड सवाल था जो आपको वेंचुरी मीटर का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, जो भी अगर आपको डाउट होगा तो वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पूरा हमने इसमें डेरिवेशन डिस्कस करा, पास्कल्स लॉ का, बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन क्लियर करा है और वेंचुरी मीटर के बारे में देखा है। तो आई होप आपको ये चीज़ इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।